जय हिंद दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर और धौलावीरा इन दो स्थानों को भारत से विश्व धरोहर में शामिल किया है। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रामप्पा मंदिर के बारे में। ये तेलंगाना राज्य है और इस तेलंगाना राज्य में एक वारंगल नाम का स्थान है। वारंगल के बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली इस मंदिर का इतिहास वारंगल से जुड़ा है और इस वारंगल के निकट हनमकोंडा नाम की एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम याद रखेंगे, हनमकोंडा। ये तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसी पहाड़ी पर रामप्पा मंदिर स्थित है, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने 26 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। तो हम सबसे पहले देख लें कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर को किसने बनाया। तो दोस्तों 11वीं से 14वीं शताब्दी तक ये जो देख रहे हैं तेलंगाना क्षेत्र, इस क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन हुआ करता था। और जो काकतीय वंश का शासन था, इसके एक राजा थे, राजा गणपति देव। इनका नाम याद रखना है, राजा गणपति देव जी का कौन से वंश के थे? ये काकतीय। तो ये जो काकतीय वंश के राजा थे गणपति देव, ये भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव के भक्त होने के कारण इन्होंने भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन निर्माण का आदेश दिया इनके एक सेनापति थे, रेचाराला रुद्र। आप नाम याद रखेंगे, रेचाराला रुद्र। तो ये कौन? ये काकतीय वंश के सेनापति हैं गणपति देव जी के। तो गणपति देव जी ने इनको आदेश किया कि आप इस पहाड़ी पर, हनमकोंडा पहाड़ी पर, एक भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण कराएं। और रेचाराला रुद्र जी ने फिर क्या किया कि सन 1213 ईस्वी में इस क्षेत्र में रामप्पा नाम के एक प्रसिद्ध शिल्पकार थे, जिनको पत्थरों पर नक्काशी का बहुत अनुभव था। तो रामप्पा जी के पास गए और रामप्पा जी से आग्रह किया कि वो इस मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और फिर इस क्षेत्र में रामप्पा मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब यहाँ से दो चीजें निकल कर आ गई। निर्माण किसने करवाया? गणपति देव जी के सेनापति रेचाराला रुद्र जी ने। निर्माण कब हुआ? 1213 ईस्वी। इसका मतलब है ये मंदिर 13वीं सदी में निर्मित हुआ है और इसके शिल्पकार कौन? रामप्पा जी। और ये पूरी दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें शिल्पकार के नाम पर उनका इस मंदिर का नामकरण किया गया। और वो इसीलिए क्योंकि इस मंदिर को बनाने में लगभग 40 वर्षों का समय लगा था और 40 वर्ष पूरे रामप्पा जी ने दिए। तो इनकी मेहनत को देखते हुए रेचाराला रुद्र जी और गणपति देव ने यह तय किया कि इस मंदिर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा जाए। आते हैं इस मंदिर की दूसरी विशेषताओं पर। इस मंदिर की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता ये है, हम इसके सबसे पहले नाम की तरफ चलते हैं कि इस मंदिर के अन्य नाम क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता हो गया कि इसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा एक नाम होता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ध्यान रखेंगे, काकतीय रुद्रेश्वर। अब ये दो शब्दों को डिफाइन करता है। काकतीय नाम से स्पष्ट है, ये राजवंश के नाम पर है। और रुद्रेश्वर, भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव। पुराणों में भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, उनके 28 नामों में से। तो इसीलिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है त्रिकुट्यम मंदिर। त्रिकुट्यम मंदिर, इस शब्द का भी अर्थ समझ लेते हैं। त्रिकुट्यम का मतलब त्रिकुट। त्रिकुट यानी कि 3 देवताओं को दर्शाता है। इसमें पहले देवता शिव हैं, भगवान शिव को बेसिकली समर्पित है। दूसरे देवता विष्णु हैं और यहीं पर भगवान सूर्य देव की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। अमूमन ये देखा जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के साथ में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित होती है, किंतु इस मंदिर में भगवान सूर्य की भी मूर्ति स्थापित की गई है। ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखें। और इन्हीं तीनों देवताओं के कारण इस मंदिर का नाम त्रिकुट्यम मंदिर भी जाना जाता है। इसी का तीसरा भी नाम है हजार खंबा मंदिर। अब ये हजार खंबा मंदिर क्यों कहा जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये मंदिर बेसिकली 1000 खंभों पर बना हुआ है। 1000 खंभे जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बने हुए हैं, इन मंदिरों पर ये मंदिर, खंभों पर ये मंदिर टिका है, इसलिए इसको 1000 खंभों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 नाम आपको इसके याद रखने हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी विशेषताओं पर। यदि आप इस मंदिर की निर्माण शैली पर जाएंगे तो दोस्तों इसकी निर्माण शैली बेसिकली ये द्रविड़ शैली का मंदिर है।
ध्यान रखें द्रविड़ शैली का मंदिर है, थोड़ा सा चर्चा हम इस पे भी करेंगे। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। बेसिकली आप देखेंगे हिमालय से लेकर ये विंध्याचल तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में हम नागर शैली का इस्तेमाल करते हैं। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता ये होती है कि ये चबूतरों पर बनते हैं और इनका जो ऊपरी सिरा होता है ये गुंबदाकार होता है। आप ज्वाला देवी मंदिर को इसके संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अलावा विंध्याचल, इसके बाद में आता हूं दूसरी शैली। दूसरी शैली होती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र से लेकर, यहाँ से लेकर ये कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, ये बेसिकली द्रविड़ शैली में यहाँ के मंदिर बनाए जाते हैं। इन मंदिरों की विशेषता ये है कि ये अष्टभुजाकार या षटभुजाकार होते हैं और आप देखेंगे इन मंदिरों को, आपने देखा होगा षटभुजाकार इन दक्षिण भारत के मंदिरों को, कि ये मंदिर बेसिकली पिरामिड के आकार के होते हैं। इनका जो बेस होता है, नीचे का भाग, वो चौड़ा होता है। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ये सकरे होते जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मीनाक्षी मंदिर को देख सकते हैं। तो ये जो मंदिर है ये, हाँ, इनकी दूसरी विशेषता होती है गोपुरम। गोपुरम का अर्थ होता है सामने का दरवाजा। जैसे आप मंदिर में एंटर करते हैं तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण भारत के मंदिरों की प्रमुख विशेषता होती है। इसके अलावा गर्भगृह इनकी एक प्रमुख विशेषता है। तो कभी हम इस पर चर्चा करेंगे मंदिर निर्माण की शैलियों पर। अब आते हैं तीसरी शैली पर। तीसरी शैली होती है बेसर शैली। दोस्तों ये जो नागर शैली है और ये जो द्रविड़ शैली है, इन्हीं दोनों का मिला जुला भाग है या इन्हीं का संकर भाग भी आप कह सकते हैं बेसर शैली। इसकी विशेषता ये भी चबूतरों पर बने होते हैं और ये षटकोणाकार होते हैं, बेसिकली वर्गाकार होते हैं और इनके जो ऊपरी हिस्सा है वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है। बेसिकली आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ के मंदिरों को इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो मंदिर हैं, कुछ मंदिर पंचायतन शैली के भी हैं, कुछ मंदिर नागर और बेसर शैली के भी मिलते हैं। ग्वालियर में तेली का मंदिर द्रविड़ शैली का भी होता है, तो इनको अपवाद के रूप में जाना जा सकता है। तो ये मंदिर निर्माण की शैलियों की बात हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि ये मंदिर रामप्पा मंदिर जो है ये बेसिकली किस शैली से निर्मित है, ये द्रविड़ शैली से निर्मित है। इसके अलावा अगर हम इसके आकार की बात करें दोस्तों, ये मंदिर तारे के आकार का है, स्टार के आकार का मंदिर है। और इसी वजह से मध्यकाल में क्या होता था, यूरोप के व्यापारी जब ये व्यापार करते थे, दरअसल ये आंध्र प्रदेश उस टाइम का आंध्र क्षेत्र था, तो ये खनिजों की दृष्टि से संपन्न था। बेसिकली हीरों का क्षेत्र भी था। गोलकुंडा की खदान आप सबने सुन रखा होगा। और इतिहास में पहली बार जो कोहिनूर हीरे का जिक्र हमको मिलता है वो भी बेसिकली काकतीय वंश से ही मिलता है। आगे हम देखेंगे कि रुद्र प्रताप देव जी के समय पर जब मलिक काफूर ने उत्तर भारत से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में वारंगल पर आक्रमण किया, तो सर्वप्रथम कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को के लिए भेंट किया गया। तो हमने आकार देख लिया, ये तारे के आकार का है। इसी के संदर्भ में जब मध्यकाल में ये होता था कि यूरोप के व्यापारी जब यहाँ व्यापार करते थे, तो यूरोप के एक व्यापारी का एक कथन है कि दक्कन के क्षेत्र में, ये दक्कन के पठार का क्षेत्र है, कि दक्कन के क्षेत्र में मंदिरों की आकाशगंगा में, ध्यान रखें मंदिरों की आकाशगंगा का मतलब है कि इस क्षेत्र में मंदिरों की बहुतायत में उपलब्धता है। तो मंदिरों की आकाशगंगा में सर्वश्रेष्ठ तारे के रूप में इसका उल्लेख किया गया है एक यूरोपीय व्यापारी के द्वारा। तो अगर कल को परीक्षा में आपसे यह पूछा जाए कि किस मंदिर को दक्कन के मंदिरों की आकाशगंगा में सर्वश्रेष्ठ तारा कहा गया है, तो वो कहा गया है किसको, रामप्पा मंदिर को। और ये किन लोगों ने कहा है, तो यूरोप के जो व्यापारी मध्यकाल में आते थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने इसको ये नाम दिया है। अब आते हैं इसकी दूसरी कड़ी की तरफ। हम देखें कि अब इसकी मजबूती है, इसका बेस क्या है। तो ध्यान रखें इसका जो निर्माण है वो बेसिकली ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। ग्रेनाइट पत्थरों से इसके खंबे बनाए गए हैं। दूसरी बात, चूंकि यह समुद्र के तट से निकट है और इस क्षेत्र में सुनामी की संभावनाएं होती हैं। हालांकि भूकंप के जोन 2 में आने की वजह से भूकंप की संभावनाएं कम है, किंतु इस क्षेत्र मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो भूकंप रोधी क्षेत्र में भी हुआ है। जैसे एक चीज आप समझेंगे कि ये जो खंबा है, इसके जो 1000 खंबे बने हैं, इन खंबों के बेस पर रेत भरी गई है, सेंड भरी गई है और
इसी को सैंडबॉक्स तकनीक के नाम से भी बुलाया जाता है। अब ये सैंडबॉक्स तकनीक क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। सैंडबॉक्स तकनीक इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यदि भूकंप आता है और अगर मंदिर के बेस में रेत भरी हुई है तो भूकंप ठोस चीजों में भूकंप की तरंगें ठोस वस्तु में तेज चलती हैं। तो यदि रेत यहाँ पर भरी हुई है तो भूकंप से इसको उतना असर नहीं पड़ेगा। इसी तकनीक को सैंडबॉक्स कहा जाता है ताकि भूकंप से मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी बात ये कहा जाता है कि इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर ऐसे पत्थरों से बना है जो पानी में नहीं डूबते। तो ये पत्थर क्या होते हैं, हम इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल ये क्षेत्र है दक्कन का पठार या गोंडवाना लैंड का क्षेत्र। दोस्तों, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र जहाँ यहाँ पर सबसे पहले ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई और ज्वालामुखी की क्रियाओं के फलस्वरूप जो झाग से पत्थर बनता है इसको प्यूमिस या झामक कहा जाता है। क्योंकि इस पत्थर का जो घनत्व होता है ये पानी से बहुत कम होता है, इसलिए ये पानी में तैर सकता है। इन्हीं प्यूमिस या झामक पत्थरों का इस्तेमाल इस मंदिर के निर्माण में किया गया है। इसके बारे में 2-3 जानकारियां और आप ध्यान रखें कि काकतीय वंश से संबंधित मंदिर है और काकतीय वंश से संबंधित मंदिर, इसका निर्माण गणपति देव के सेनापति रेचाराला रुद्र जी ने करवाया था। गणपति देव जी की बेटी थी रुद्रम्मा देवी। और दोस्तों, ये जो रुद्रम्मा देवी जी थी सन 1262 से 1289 तक इन्होंने इस वारंगल के क्षेत्र में शासन किया और ये दक्षिण भारत की पहली महिला शासिका रही हैं। तो दोस्तों, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये भारत की 39वीं विश्व विरासत है। चीन में 26 जुलाई को चीन के फुझोउ शहर में जो बैठक यूनेस्को की हुई, वहाँ पर इसको भारत की 39वीं विरासत के रूप में शामिल किया गया है और ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनेस्को में जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरे जो क्षेत्र होते हैं ये होते हैं मिश्रित क्षेत्र। तो इसमें ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। भारत में भी एक ही मिश्रित क्षेत्र शामिल है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है और ये सभी को पता है कहाँ पर है, सिक्किम में। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आप ध्यान रखें कि रामप्पा मंदिर भारत की कौन सी नंबर की विश्व धरोहर है, 39वीं। ये किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है। किस पहाड़ी पर है, ये हनमकोंडा पहाड़ी पर है। ये इसका नाम रामप्पा क्यों पड़ा आपको समझ आ ही गया होगा। इसका आकार किसकी तरह है, तारे की तरह। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। ये समर्पित किसको है, भगवान शिव जी को। रामलिंगेश्वर नाम से स्पष्ट है, शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। रामलिंगेश्वर स्वामी की यहाँ पर पूजा की जाती है। त्रिकुटम इसका अन्य नाम है। क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए, शिव, विष्णु जी और सूर्य जी की प्रतिमा के कारण। हजार खंबा क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता है। तो ये छोटी सी जानकारी रामप्पा मंदिर के बारे में थी। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है। तो आइए इस पे नजर डालते हैं। दोस्तों, ये गुजरात है और यहाँ पर धौलावीरा नाम का एक हड़प्पा कालीन स्थल है, धौलावीरा। तो धौलावीरा को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया और ये भारत की 40वीं विश्व विरासत है। तो आइए जानते हैं धौलावीरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देख लें कि ये है कहाँ पर। ये कच्छ के रण वाला क्षेत्र है। कच्छ का रण आप लोग जानते हैं कि ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाला हिस्सा था जो पहले प्राचीनतम समय में ये बिल्कुल समुद्री हिस्सा हुआ करता था और यहीं पर धौलावीरा नाम का एक स्थल हमको मिला है। ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य में स्थित है। अब इसके बारे में जानकारियां क्या है वो देखें। दरअसल हड़प्पा के अभी तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में ही खोजे गए हैं और गुजरात में ही ये समुद्र के तट पर स्थित एक स्थल है। हड़प्पा में 6 बड़े शहरों की चर्चा की गई है और उन 6 बड़े शहरों में ये 5वां बड़ा शहर हड़प्पा का माना गया है। मैंने कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता का 5वां बड़ा शहर है। हाँ, इसके बारे में एक जानकारी और वो देखें। दरअसल ये हरियाणा है और हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर राखीगढ़ी नाम का एक क्षेत्र है। राखीगढ़ी ये
वर्तमान समय में रिसर्चों के अनुसार ये भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल है और उसके बाद धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थलों में भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब आते हैं इसकी खोज कब हुई और किसने की। ध्यान रखें, इसकी जो खोज है, इसकी खोज सन 1967-68 के दौरान हुई। 1967-68 में एक भारतीय इतिहासकार थे जगपति जोशी जी। तो जगपति जोशी जी को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी थी, चूंकि हड़प्पा के स्थल इस क्षेत्र से मिल रहे थे, तो जगपति जोशी जी ने सबसे पहले इसको खोजा। मैंने कहा इसको खोजा, उत्खनन नहीं किया। अब आते हैं इसके उत्खनन पर। तो इसका उत्खनन करवाया है भारतीय इतिहासकार रविंद्र बिष्ट जी ने, और ये उत्खनन सन 1990 तक चला। तो दोनों चीजें आप क्लियर कर लें। यदि एग्जाम में आए कि खोज किसने की, तो भारतीय इतिहासकार जगपति जोशी जी ने की है। और अगर उत्खनन की बात करेंगे तो इसके उत्खनन का कार्य किसने किया है, तो उत्खनन का कार्य किया है रविंद्र बिष्ट जी ने। और उत्खनन कब हुआ है, सन 1990 में। तो ये इसके उत्खनन की बात हो गई। अब देखते हैं इसकी वास्तविक स्थिति क्या थी। दोस्तों यहां पर ये हो गया आपका धौलावीरा, और धौलावीरा के इस उत्तरी क्षेत्र में यहां पर एक नदी बहती थी, मनसर। ध्यान रखें, नदी का नाम आपको याद होना चाहिए, मनसर। और यहां पर दूसरी नदी बहती थी, मनहर। यानी कि ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। पहली नदी का नाम ध्यान रखेंगे मनसर, और ये मनहर। और ये दोनों नदियां जब आगे जाती थी तो ये यहां पर इन दोनों के अवसादों से एक टापू का निर्माण होता था। टापू यानी कि द्वीप। द्वीप ऐसे स्थलीय भाग होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। तो ये मनसर और मनहर नाम की नदियों के मध्य स्थित एक टापू था जिसको धौलावीरा नाम दिया गया। अब समझते हैं कि धौलावीरा का अर्थ होता क्या है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं या सफेद क्षेत्र। तो ध्यान रखें, सफेद कुआं या सफेद क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, मैंने कहा ये कच्छ के रण में है, और आप लोग जानते हैं कि कच्छ का रण इस समय दुनिया में सबसे बड़े नमक का क्षेत्र है, समुद्री नमक का। इसलिए इसका एक नाम सफेद कुआं या धौलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों ये जो क्षेत्र है धौलावीरा, ये हड़प्पा का एक महत्वपूर्ण स्थल था, और इसके खुदाई के दौरान हमको यहाँ से कुछ नए नए अवशेष भी मिले हैं। उन अवशेषों में क्या मिला, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसके अवशेष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या हैं। दोस्तों जब रविंद्र बिष्ट जी इसका उत्खनन करवा रहे थे तो इसके उत्खनन पर एक दरवाजा हमको मिलता है, और इस दरवाजे पर एक पट्टिका हमको मिलती है। और इस पट्टिका की विशेषताएं क्या है, इस पट्टिका में ऐसे 10 चित्र उत्कीर्ण हैं। ध्यान रखें, कितने चित्र उत्कीर्ण हैं, 10। अब ये 10 चित्र क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। हाँ, ये जो पट्टिका बनी हुई है ये सफेद ग्लास से बनी हुई है। सफेद ग्लास, इट्स कॉल्ड जिप्सम। ध्यान रखें आप, सफेद ग्लास किसको कहा जाता है, जिप्सम को कहा जाता है। और सफेद ग्लास से ये बनी हुई पट्टिका मिली है। चित्र कितने हैं, 10। ध्यान दें ये 10 चित्र हैं क्या, दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ये चित्र प्रदर्शित करते हैं। लिपि यानी कि जिसमें हम लिख रहे हैं, जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ है कि आप अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। इतिहासकारों ने इसी को बुस्ट्रोफेडन लिपि के नाम से भी बुलाया है। तो ये भी आपका दिमाग में रखना है कि ये सभी को पता है भाव चित्रात्मक लिपि थी, किंतु इसका एक अन्य नाम बुस्ट्रोफेडन भी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक का मिला हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। अभिलेख का मतलब है लिखा हुआ, किंतु अभी तक हम इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आद्य ऐतिहासिक कालीन थी। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है मित्रों कि ऐसे काल जिस समय के लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुए, किंतु हम उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। तो ये ध्यान रखें, यहां से हमको प्रमुख अभिलेख मिला है। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में अगर आप जानकारी देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भागों में डिवाइड हुआ करते थे। ये सड़कें होती थी, एक साइड दुर्ग होता था जो उच्च चबूतरों पर बने दुर्ग होते थे, और दूसरे
छोर जो होता था ये निचला हिस्सा होता था। तो ये जो उच्च छोर होता था यहां पर माना जाता है कि संभ्रांत लोग रहा करते थे। संभ्रांत का मतलब जो समाज में प्रतिष्ठित वर्ग है, राजा वर्ग या शासक वर्ग या व्यापारी वर्ग कह सकते हैं। और निचले क्षेत्र में जो होते थे ये निम्न तबकों के लोग रहा करते थे, मजदूर वर्ग या अन्य वर्गों के बारे में। किंतु धौलावीरा ऐसा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा है। बहुविभागीय या बहुभागीय विभाजन इसमें हमको मिलता है। बहुभागी का मतलब यह है कि ये 2 नहीं अपितु ये 3 भागों में बटा था। पहला उच्च क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और तीसरा निम्न क्षेत्र। ये एकमात्र स्थल है, ये शहर है। हाँ, यहाँ की एक विशेषता रही है कि कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से निर्मित भवन हमको यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा अन्य साक्ष्य की तरफ चलते हैं कि अन्य हमको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले देखें, धौलावीरा से हमको 3 मुख्य धातुएं मिली हैं। पहली तांबा, दूसरी चांदी और तीसरा सोना। इन धातुओं से बने वस्तुएं हमको यहाँ पर मिली हैं। बेसिकली मुद्राएं मिली हैं। और ये जो मुद्राएं हमको इन धातुओं की यहाँ से मिली हैं, सॉरी धातुओं की मुद्राएं नहीं हैं, मुद्राएं सेल खड़ी की हैं। इनसे बने अवशेष वस्तुएं बस मिली हैं। हालांकि यहाँ पर सेल खड़ी की बनी मुद्राएं भी मिली हैं। मुद्राएं समझ रहे हैं। और इन मुद्राओं पर मुख्य रूप से गैंडे और बैल, इनके चित्र भी हमको मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि मुद्राओं पे गेंडे और बैल के चित्र भी हमको मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमको मनके मिले हैं। मनके का अर्थ होता है मोती। एक बड़ी विशेषता इन मनकों की मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जो मनके मिले हैं यही मनके मेसोपोटामिया से भी हमको प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया या दजला फरात की सभ्यता ये ईरान और इराक के क्षेत्र में दजला और फरात नदियों के मध्य में थी। अब देखें, जो मनके आपको धौलावीरा से मिले वही आपको मेसोपोटामिया से मिले। इसका तात्पर्य यह होता है कि क्या धौलावीरा का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था? बिल्कुल होता था। और आधुनिक रिसर्च ये कहते हैं कि धौलावीरा जो समुद्र के तट पर था ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह रहा होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा होगा। क्योंकि इसकी जो विकास की स्थिति है वो ये दर्शाती है कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर अब मैं धौलावीरा की आ रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान दें। ये क्या है? दरअसल धौलावीरा का जो निर्माण हुआ है, ऐसे लगता है कि उस समय भी इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी कार्य होते थे, इनको वास्तु का पूरा ज्ञान हुआ करता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अब वो समझते हैं। धौलावीरा की जो सड़कें हैं वो लगभग 3 मीटर तक चौड़ी हैं। सड़कों के दोनों किनारे पर भवन एक क्रम में निर्मित किए गए हैं। तीसरी बात कि जो धौलावीरा है नगर के उत्तरी छोर पर, ध्यान रखें मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं दोस्तों, 2 मिनट देखेंगे कि मैं यहां पर एक नक्शा ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां पर धौलावीरा में कैसे कैसे संरचनाओं को निर्मित किया गया था। ध्यान दें, नक्शे को बस समझ लें। एक उदाहरण के तौर पे जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं। ये धौलावीरा है, ये धौलावीरा का क्षेत्र है। तो हमने धौलावीरा में क्या किया, ये नगर का उत्तरी भाग है। यहां पर हमको 16 जलाशय मिले हैं। कितने? 16। और इसमें क्या होता था, यहां से जो मनहर नदी बहती थी, मनहर नदी का पानी आता था और नहर के माध्यम से इस जलाशय में जाता था। इसके बाद ये दूसरे जलाशय में, तीसरे जलाशय में, चौथे जलाशय में, और ये सारे जलाशयों को भर देता था। तो मनहर नदी के पानी से ये जो धौलावीरा है ये अपनी पूर्ति करता था। सवाल ये है कि समुद्रों के तट पर होने के बावजूद यहां पर 16 बड़े जलाशयों का निर्माण क्यों किया गया? दोस्तों, हो सकता है कि धौलावीरा के वासियों को यह ज्ञात हो कि इनको भूगर्भिक जल की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती थी। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम जल संरक्षण और जल संवर्धन प्रणाली के रूप में देखी गई है, जो अत्यंत विकसित है। और हम आज भी ऐसी प्रणालियों को निर्मित कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण देन सिंधु घाटी सभ्यता की हमको है, वो जल संरक्षण और जल संवर्धन प्रणाली है। दोस्तों, इसके अलावा जैसे अभी मैं आपको इसी से एक चीज मैं लिंक करके आपको बता देता हूं कि हम आज भी नदियों को तालाबों से जोड़ रहे हैं। और भारत में वर्ष 2012 में ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां पर छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में जामनी नदी को इस क्षेत्र के जलाशयों से जोड़ा गया है, जो कि हमको धौलावीरा के प्राचीनतम साक्ष्यों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस शहर के उत्तरी छोर पर एक विशाल स्टेडियम हमको मिला है। स्टेडियम समझ रहे हैं? इससे तात्पर्य है कि यहाँ पर क्रीडाएं भी भरपूर मात्रा में होती थी, सामूहिक कार्य भी होते थे। ये शादी या दूसरे अन्य समारोह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो धौलावीरा
एक तरीके से वर्तमान स्मार्ट सिटी के स्वरूप को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा धौलावीरा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धौलावीरा की अन्य विशेषताएं क्या हैं उस पर भी नजर डालते हैं दोस्तों। चलें, तो धौलावीरा के बारे में अन्य चीजें देखने को देखते हैं कि यह क्या है। दोस्तों अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वास्तव में कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों ने कहा, जैसे मार्टिन मिलर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के दौरान इसका विनाश हुआ। मैके कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से इसका विनाश हुआ। तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि हड़प्पा के हर क्षेत्र में जो क्षेत्र मिले हैं वहां अलग अलग तरीके से इसके विनाश के साक्ष्य हमको प्रतीत होते हैं। किंतु जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 16 जलाशयों का निर्माण है, चूंकि इनको जल की आपूर्ति कम मात्रा में होती रही होगी, तो ये माना जाता है कि धौलावीरा का जो विनाश हुआ वो सूखे की वजह से हुआ। कहा जाता है कि धौलावीरा के जो नागरिक थे ये जलवायु परिवर्तन लगातार होने के कारण सूखे का शिकार हुए और ये दूसरे स्थानों की तरफ पलायन करते चले गए और ये क्षेत्र 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वीरान हो चुका था। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी साक्ष्य बताते हैं कि इतनी जल विकास प्रणाली के कारण ये क्षेत्र विकसित हुआ था और इस क्षेत्र में वर्ष भर ली जाने वाली फसलें भी उगाई जाती थी। इसके अलावा हम इसकी अगर बात करें, धौलावीरा की कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो ध्यान रखें इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो धौलावीरा किस राज्य में है ये सभी को पता था, कच्छ के रण में स्थित है। और इसके अलावा हम बात करें किन दो नदियों के मध्य था, मनसर और मनहर नदियों के बीच में था। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने 1967-68 में। और इसका उत्खनन किसने करवाया, भारतीय इतिहासकार रविंद्र बिष्ट ने। ये आद्य ऐतिहासिक है। हड़प्पा सभ्यता में किस एक स्थल से हमें 10 चिन्हों वाला अभिलेख मिला है, तो वो कहां से मिला है, धौलावीरा से। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आपको मैंने कहा कि ये भावचित्रात्मक या बुस्ट्रोफेडन लिपि हुआ करती थी। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके अलावा हम बात करें गौमूत्री लिपि के नाम से भी जानते हैं, हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं उसमें गेंडे और बैल के साक्ष्य हमको मिले हैं। मनके हमको मिले हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से साम्यावस्था को दर्शाते हैं। इसके अलावा हड़प्पा कौन से नंबर का विश्व विरासत स्थल हो गया, ये 40वें नंबर का विश्व विरासत स्थल हो गया। हम थोड़ी सी चर्चा यूनेस्को पे भी कर लेते हैं कि यूनेस्को वास्तव में है क्या। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि यूनेस्को ये 16 नवंबर सन 1945 को इसका निर्माण हुआ है। और ध्यान रखेंगे निर्माण डेट 16 नवंबर 1945 और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। ध्यान रखें पेरिस सीन नदी के किनारे पर मौजूद है और इसी को सुरा और सुंदरियों का शहर भी कहा जाता है। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो आंद्रे एजेलो हैं, आंद्रे एजेलो हैं। और ये क्या करता है कि दुनिया में जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं होती हैं उनका संरक्षण करता है। और अब भारत में 40 विश्व धरोहर आपके सामने है।